हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र की क्वेश्चन सीरीज में अपनी चौथी वीडियो को, जिसमें हम हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स जैसे सी टैट, यूपी टैट और अदर टैट्स और इनके जो सुपर टैट हैं उनमें पूछे जाते हैं। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ रूप में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ द लर्निंग मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के हिसाब से, उसकी लर्निंग के हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि भाई लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती हैं। ये बहुत ही जेंडर बाइज ऑप्शन इन्होंने दिया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की तो इस ऑप्शन को तो हम कट यहीं से कर देंगे। गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। ये विशिष्ट लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, दूसरी दुनिया के तो हो नहीं सकते, इसी दुनिया में सारे लोग पैदा होते हैं। तो ये ऑप्शन भी भैया गलत होगा। मैथमेटिक्स जो है ये कोई स्पेशल लोगों के लिए नहीं है, कोई भी मैथमेटिशियन बन सकता है। अनौपचारिक एल्गोरिदम औपचारिक गणित से निकृष्ट है, यानी इनफॉर्मल ऑल्गोरिदम्स आर इंफीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स, यानी जो आपकी इनफॉर्मल एल्गोरिदम होती है वो घटिया है जो आपकी फॉर्मल मैथमेटिक्स है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत होगा कहना, क्योंकि इनफॉर्मल मैथमेटिक्स भी बहुत कुछ कर जाती है, जीवन में बहुत कुछ काम करती है। क्योंकि जो बच्चे छोटे छोटे दुकानों पर काम करते हैं उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, तो उनका घर का सारा जो बजट होता है, सारा जो संभालना का होता है, पूरे घर की दुकान, घर संभालना, दुकान संभालना, सारी मैथमेटिक्स आपकी इनफॉर्मल होती है। फिर ऑप्शन है इसके अंदर, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। भाई मैथ्स कोई ऐसे भूत नहीं है या कुछ ऐसी चीज नहीं है कि कुछ स्पेशल लोग, जो स्पेशल लोग कहीं दूसरे प्लेनेट से आकर मैथमेटिक्स सीखते हैं। सब यहीं पैदा होते हैं, यहीं सीखते हैं, यहीं आगे कुछ ना कुछ बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें डी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ, रूट 2 एक एपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है, एक अध्यापक ये मानकर शुरू करता है कि ये एक परिमेय संख्या यानी एक रैशनल नंबर है, और आगे बढ़ते हुए ये सिद्ध कर देता है कि पूर्व अनुमान संभव नहीं है। ये उत्पत्ति निम्न विधि का कौन सा उदाहरण है। बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि टीचर ये कहता है कि शुरुआत अपने क्वेश्चन की करता है कि जो रूट 2 है ये रेशनल नंबर है, पता है ये। उसे प्रूव करने के लिए वो क्या करता है, टीचर ये मान लेता है कि ये रूट 2 रैशनल नंबर है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जो उसकी अजम्पशन होती है वो फीसिबल नहीं होती है। फीसिबल यानी वो अजम्पशन उसकी ये लग नहीं पाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होती है ना वो अजम्पशन पर नहीं चलती है, मैथमेटिक्स अपने लॉजिक पर चलती है। अगर रूट 2 इरेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा, जो आपने अजम्पशन मानी थी वो गलत हो जाएगी। तो ऐसी चीज को हम क्या करते हैं, प्रतिवाद यानी कॉन्ट्रडिक्शन, यानी उल्टा मान लिया, और उल्टा मानने के बाद वो मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से सीधा हो गया। यानी माना उसे क्या हमने, रैशनल नंबर, लेकिन क्योंकि वो इरेशनल नंबर है बाय नेचर, तो वो खुद ही मैथमेटिक्स से रूल लगने के बाद ये खुद ही साबित हो गया, नहीं आपने ये जो असम्पशन लगाई थी ये गलत लगाई थी, रूट 2 आपका क्या इरेशनल नंबर ही है। तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों को समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ द स्टूडेंट्स एरर इन मैथमेटिक्स। यानी ये पूछ रहे हैं कि अगर मैथमेटिक्स की जो एरर्स होती हैं वो क्या हैं। वे अधिगम का हिस्सा हैं, दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग, वे जानकारी प्राप्त का मूल्यांकन स्रोत है, वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयारी करने में मार्गदर्शन कर सकती है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। तो भैया यही रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि सारी चीजें कर सकते हैं, हम बच्चे की एरर को अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सही सही बात है कि दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग, दे आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिलती है, दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस,
बिल्कुल कर सकती है क्लास को गाइड करने के लिए, अगर बच्चे की एरर्स पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की एरर्स को ओवरलुक्ड किया जाएगा तो भैया ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, और ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ स्टूडेंट्स एरर इन मैथमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग, मतलब कौन सा कथन सही है, सॉरी, is correct regarding children coming to school from rural areas in the context of mathematics। यानी ये जो बच्चे रूरल एरियाज से आते हैं, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो इनके बारे में बताइए कौन सा कथन ठीक रहेगा। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, ठीक है, यानी दे मे हैव रिच ओरल मैथमेटिकल ट्रेडिशंस एंड नॉलेज। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, दे डू नॉट हैव मैथमेटिक्स एनी मैथमेटिक्स। ये खैर कहना सही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। उनकी गणित में संरचना निपुणता निकृष्ट है, यानी दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स इन मैथमेटिक्स। कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता मैथमेटिक्स के अंदर। उन्हें विधित गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उनके काम में नहीं आएगा। दे नीड नॉट लर्न फॉर्मल मैथमेटिक्स, क्योंकि उनके काम में नहीं आएगा फॉर्मल, अगर वो सीखेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। मैथमेटिक्स हर जगह काम आ जाएगी आपकी। तो उनके कथन के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि हम देखते हैं जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं उनके माँ बाप दुकान संभालते हैं, दुकानों पर काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई बढ़ई का बेटा है, कारपेंटर का बेटा है, तो उसे बड़ी अच्छी ज्योमेट्री आती है, बड़े वो नाप तोल जानना सीखता है, स्क्वायर को जानता है, रेक्टेंगल को जानता है, ट्राइंगल को अच्छे से जानता है। जो जिस बच्चे के बाप की दुकान हलवाई है, तो वो हिसाब करने में बहुत अच्छा होता है, तो इनका जो ट्रेडिशन होता है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स उनकी बहुत अच्छी निकल सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चों के दिक स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पियाजेज व्यू ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। स्पेस के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या ट्रू नहीं है पियाजे के हिसाब से? पहला ऑप्शन है ज्यामिति बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम के अनुसरण करती है, यानी प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ डेफिनेट ऑर्डर। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है, ये यानी ये ट्रू नहीं है। ये अंडरस्टैंड ये पियाजे ने बोला है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ज्यामिति बोध की प्रगति इतिहास क्रम में होती है, ना कि तर्क संगत क्रम में, यानी प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ हिस्टोरिकल रादर देन अ लॉजिकल। देखिए मैथमेटिक्स मैं फिर बता रहा हूँ, थ्योरियों से, परिभाषाओं से, इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? भाई यही सही ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर यही होगा, न ये होगा न ये होगा अब, या न ये होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हमेशा जो मैथ्स होती है उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उससे उसका लेना देना किससे होता है? लॉजिक से होता है। और ये यहाँ पे बिल्कुल उल्टा कह रहा है कि इतिहास से होता है, लॉजिक से नहीं होता, तो यही ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी विधि से ये सिद्ध किया जा सकता है कि दो संपूर्णों का योग सदैव सम होता है। विच मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रूव द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। यानी वो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे ये प्रूव कर सकते हैं हम कि जो दो इवन इंटीजर्स होते हैं उनका सम किया जाए तो उसका आंसर भी हमेशा क्या होगा? इवन में ही आएगा। तो वो है आपका डायरेक्ट प्रूफ बोलते हैं इसे, यानी प्रत्यक्ष उत्पत्ति। ये सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल आपने इवन नंबर माना ये, ठीक है, ये भी इवन नंबर है, और मान लिया भाई ये रहा एक दूसरा इवन नंबर ये है, तो आपका आंसर ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये भी आपका पूरा इवन नंबर ही रहेगा। यानी जब आप दो इवन नंबरों को जोड़ेंगे, दो इंटीजर इवन नंबर को जोड़ोगे, तो उसका आंसर भी हमेशा क्या होगा? इवन नंबर ही होगा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम। यानी किसी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए फॉर मैथमेटिक्स क्या जरूरी है? देखेंगे भाई क्या जरूरी है उसके लिए। समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित यानी डिस्करेज करना। नहीं नहीं, ये तो इफेक्टिव क्लास के बिल्कुल खिलाफ होगा, ये बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना ये एक इफेक्टिव क्लास बनेगी। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त
विषय है। नहीं नहीं, ये भी इफेक्टिव नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। कि भाई ये सिर्फ कहना कि जो मैथमेटिक्स है कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट भी होता है मैथमेटिक्स तो, यानी अमूर्त भी है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। कि भाई हम जब किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं मैथमेटिक्स के, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि उन्हें कई तरीकों से करना। जब बच्चा एक क्वेश्चन को कई तरीके से करता है तो उसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। तो यही सबसे इफेक्टिव क्लास होगी मैथमेटिक्स की। अगर उस क्लास में ये हो रहा है कि एक क्वेश्चन को मल्टीपल वे से सॉल्व किया जा रहा है, तो ये क्लास उसकी इफेक्टिव मानी जाएगी। ठीक है, तो और ऑप्शन देखने की भी आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय पठाचार्य की रूपरेखा एनसीएफ सन 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस with the overall objective of achieving mathematics for all as per NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यानी कह रहे हैं कौन सी है वो जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं हाँ भाई मैथमेटिक्स फॉर ऑल। पहला है, ये मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। हम ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और ना ही ये एनसीएफ में लिखा हुआ है। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड ओनली इंक्लूड प्रॉब्लम्स ऑफ एवरेज डिफिकल्टी। ये भी कुछ नहीं है, वरना तो चाहे एवरेज हो चाहे हाई डिफिकल्टी हो सारे ही सॉल्व करने हैं। इससे तो खैर मैथमेटिक्स फॉर ऑल नहीं कहलाया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। Contributions of mathematicians from different regions and different social groups should be highlighted। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों ये सही होगा? क्योंकि जब आप देखते हैं कि जो आपके गणितज्ञ होते हैं मैथमेटिशियंस, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, और वो देखते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आ रहे हैं, डिफरेंट रीजन क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस बन जाते हैं। तो ऐसे ही तो भाई इनको जब हम दिखाएंगे, ये चीज़ हम जब देखेंगे कि भाई इन लोगों का कितना योगदान है मैथमेटिक्स के अंदर, कहाँ कहाँ से लोग आए, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आए, और देखिए कंट्रीब्यूशन कितना, तो इससे बच्चे को लगेगा कि जो मैथमेटिक्स है फॉर ऑल है, यानी कोई भी मैथमेटिक्स सीख सकता है, ये कोई विशिष्ट लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये देखो चौथा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि मैथमेटिकली टैलेंटेड स्टूडेंट शुड बी ग्रूम्ड इन आइसोलेशन, बिल्कुल गलत। आगे देखेंगे। वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर है, एक दूसरे के बराबर होंगी, ये अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। यानी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, दिस एक्सियम विच इज बेसिस टू अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा इज गिवन बाय। ये जो देखो मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। पहले ये है, मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी, और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने ए इज इक्वल टू सी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू बी या B इज इक्वल टू सी। यानी जब थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, यानी A इज इक्वल टू बी और A इज इक्वल टू सी, तो ये कह रहे हैं कि तो द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये चीज भी आपस में फिर बराबर होंगी। ये जो रूल दिया है वो यूक्लिड ने दिया है, यूक्लिड ने दिया है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपने एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ा होगा यूक्लिड को, उन्होंने ही ये सिद्धांत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैथमेटिकल थ्योरम यानी एक गणितीय प्रमेय क्या है? एक कथन जिसे अभिगृहीतों के तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सियम्स। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है इसका, इसमें हम टिक लगा सकते हैं। आगे और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक कथन जो सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं होता, स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू एंड डजंट नीड प्रूफ, बिल्कुल गलत होगा। मैथमेटिक्स को तो प्रूफ करने की जरूरत होगी तभी तो कोई रूल बनेगा वो। एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है, अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ और फॉल्सिटी इज नॉट नोन, ये मैथमेटिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैथमेटिक्स को तो पूरी हद तक जानना जरूरी है, वरना वो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। ये कोई फिलॉसफी तो चल नहीं रही है जिसका आज तक पता नहीं लग पा रहा है। एक कथन है जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है, इज अ स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस ऑफ प्रूफ, बिल्कुल गलत। मैथमेटिक्स जो है प्रूफ से भरी भरी है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, एविडेंस होता है हर चीज का। ये चीज कैसे आई, कैसे बनी, क्यों बनी, सबका एविडेंस होता है। ठीक है, तो हमेशा ये आपका ये वाला क्वेश्चन
ए सही होगा कि एक कथन जिसे अभिव्यक्तियों के तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है, अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सिम्स, यानी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से ही ये प्रूव किया जा सकता है। तो ये थी आपकी लास्ट आपका क्वेश्चन था ये। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर बजाना ताकि इससे पता लग जाए आपकी हमारी जो नई वीडियो आती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे सेफ, stay home. Thank you so much for being here.